हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिक्स सिग्मा। और आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में मटेरियल साइंस के बारे में। मटेरियल साइंस के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि उनमें से एक मैं आज डिस्कस करूंगा। मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसे चेंज होती है अगर कोई अलाइंग एलिमेंट उसमें मिक्स किया जाता है और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। और ये जो टॉपिक है डिटेल में हम कवर करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीएसयूज में ये वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यूपीपीएससी एई में भी ये बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आ चुका है, पिछली बार भी आया था। अभी लेक्चरर का एग्जाम हुआ उसमें करीब 4 से 5 क्वेश्चन थे और बार के एग्जाम में भी ये आता है क्योंकि ये मटेरियल साइंस से कुछ ज़्यादा खास कोई क्वेश्चन बनता है तो केवल यहाँ से बनता है, क्योंकि पूरी जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं उसमें एलॉइंग एलिमेंट ऐड करके हम उसकी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं, उसके बिहेवियर्स को हम गुड बनाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ एलॉइंग एलिमेंट ऑन फेरस मटेरियल। जो भी हमारा फेरस मटेरियल होता है, स्टील या आयरन, उसमें हम एलॉइंग एलिमेंट ऐड करेंगे तो उनमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हैं और उनका इफेक्ट क्या पड़ेगा इधर एक साइड। तो हम फर्स्ट देखते हैं सल्फर। क्या होता है अगर हम सल्फर को उसमें आयरन में मिक्स करते हैं स्टील में, तो ये आयरन के साथ केमिकली रिएक्ट करके आयरन सल्फाइड बनाता है, और जो कि ये ब्रिटल नेचर का होता है। क्या होता है, जो आयरन सल्फाइड है वो ग्रेन बाउंड्रीज पे जाके वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, और जब ग्रेन बाउंड्रीज पे सेटल हो जाएंगे तो जो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी होती है वो डिफाइन होती है कि ग्रेन बाउंड्रीज की प्रॉपर्टी कैसी है, वहाँ पे इंक्लूजन है या वो ग्रेन बाउंड्रीज कंटिन्यूस है, तो उससे हम डिफाइन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर एफ फॉर्म होगा तो ग्रेन बाउंड्रीज पे जाएगा, और ग्रेन बाउंड्रीज पे जाएगा तो मतलब ये ब्रिटलनेस नेचर का होता है। अगर हम इसको ऐड करेंगे आयरन में, और अगर वो आयरन, अगर हम इसको लो मेल्टिंग पॉइंट पे हम वर्क कर रहे हैं, मीन्स कोल्ड वर्किंग, और कोल्ड वर्किंग करेंगे तो क्या होगा, ये तो क्योंकि कोल्ड वर्किंग कंडीशन में जो ग्रेन बाउंड्रीज होती है वो स्ट्रांग होती है तो वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर अगर हॉट वर्किंग करेंगे, हॉट वर्किंग के कंडीशन में ग्रेन बाउंड्रीज वीकर होती हैं, तो वहाँ पे अगर वो एक्यूमुलेट हुआ है तो वहाँ पे हॉट क्रैकिंग की टेंडेंसी इंड्यूस्ड करेगा, हॉट क्रैकिंग। तो ये जो अगर सल्फाइड आप सल्फर ऐड करते हैं तो आयरन सल्फाइड हॉट क्रैकिंग टेंडेंसी इंड्यूस करेगा। दूसरा है, अगर ये जो सल्फर सल्फर है, अगर आयरन में ऑलरेडी मैग्नीज अवेलेबल है, मतलब Fe और Mn ऑलरेडी मैग्नीज है, फिर आप उसमें सल्फर ऐड करते हो तो ये फॉर्म करेगा मैग्नीज सल्फाइड, क्योंकि ये मैग्नीज से ज़्यादा तेजी से रिएक्ट होगा तो मैग्नीज सल्फाइड क्रिएट करेगा। और जो ये होता है मैग्नीज सल्फाइड का, इसका सीयर स्ट्रेंथ कम होता है, सीयर स्ट्रेंथ कम होता है। सो दैट्स वाई ये क्या करेगा, मशीनेबिलिटी इंक्रीज कर देगा, मशीनेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है सल्फर का इफेक्ट, और ये तभी आप सल्फर को ऐड करेंगे, और ज़्यादातर केस में सल्फर बहुत स्मॉल अमाउंट में यूज होता है, करीब लेस देन 1%। और ये मैग्नीज अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो मशीनेबिलिटी बढ़ाएगा सल्फर, और अगर हाई क्वांटिटी में आप ऐड करेंगे तो ये हॉट क्रैकिंग टेंडेंसी इंड्यूस करता है। दूसरा है, आप देख सकते हैं मैग्नीज। पहली बात आप ये अपने माइंड में रख लें कि जो भी केमिकली रिएक्ट करेगा वो मोस्ट ऑफ द केस में ग्रेन बाउंड्रीज पे जाके एक्यूमुलेट होगा। अगर वो ग्रेन बाउंड्रीज पे जाके एक्यूमुलेट हो रहा है तो वो क्रैकिंग टेंडेंसी इंड्यूस करेगा ही करेगा, आइदर वो हॉट क्रैकिंग करे चाहे कोल्ड क्रैकिंग। अगर कोई भी मटेरियल डिजोल्व हो जा रहा है, जस्ट लाइक अगर मैग्नीज आप ऐड करोगे आयरन में, तो ये क्या करेगा, मैग्नीज डिजोल्व हो जाएगा पूरे स्टील या जो भी आप आयरन का जो भी है, चाहे वो स्टील हो चाहे वो कास्ट आयरन हो, जो भी हो, तो क्या करेगा, डिजोल्व हो जाएगा। और अगर ये डिजोल्व हो जाएगा तो क्या करेगा, पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होगा तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। ये क्या करेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली पूरे मटेरियल में डिजोल्व हो गया है। और दूसरी बात, और ये क्या करता है मैग्नीज, ये क्वेंच क्रैकिंग टेंडेंसी इंक्रीज करता है, क्वेंच क्रैकिंग, क्वेंच क्रैकिंग टेंडेंसी। मतलब अगर कोई भी आयरन का मटेरियल का कोई भी कंपाउंड है, अगर आप उसमें मैग्नीज मिलाए हैं हाई क्वांटिटी में, तो वो उसका क्वेंचिंग आप नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेंचिंग करेंगे तो वहाँ पे क्रैक जनरेट हो जाएंगे। और दूसरा है, अगर आप मैग्नीज को, जैसा कि मैंने बताया, अगर इसमें सल्फर ऑलरेडी है, अगर इसको ऐड कर रहे हैं स्मॉल क्वांटिटी में, तो ये ऑलवेज सीयर स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, सॉरी, सीयर स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। और सीयर स्ट्रेंथ डिक्रीज मीन्स मशीनेबिलिटी इंक्रीज। तो ये आयरन और सल्फर, आयरन में सल्फर और आयरन में मैग्नीज दोनों अगर आप ऐड करते हैं,
बट स्मॉल क्वांटिटी में, तो दोनों ही केस में मशीनेबिलिटी इंक्रीज होगा। और तीसरा पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैग्नीज से रिलेटेड, अगर आयरन में 12 से 14% मैग्नीज एडेड है, इसको बोलते हैं हम हेडफील्ड मैग्नीज, हेडफील्ड मैग्नीज स्टील, जो कि बहुत ही ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ होती है, बियरिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ही ज्यादा होती है, बियरिंग कैपेसिटी हाई होती है। तो जो ये हेडफील्ड मैग्नीज स्टील होता है, इससे बनते हैं रोलर्स, जो सड़कों पे रोलर की तरह एक्ट करते हैं, जिसको आप बुलडोजर भी बोलते हैं। तो ये रोलर बनते के जो व्हील्स होते हैं वो बनते हैं, क्योंकि उसकी वियरिंग कैपेसिटी बहुत ही हाई होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आयरन में 12 से 14% मैग्नीज। थर्ड है फास्फोरस। फास्फोरस अगर आप ऐड करते हैं आयरन में, तो ये भी क्या करता है, डिसॉल्व हो जाता है। अगर इसमें आप फास्फोरस ऐड करेंगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया आपको, अगर कोई भी मटेरियल आप ऐड कर रहे हैं और वो डिसॉल्व हो जा रहा है, तो वो टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा ही करेगा। सो फास्फोरस ऐड करने पे टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है, प्लस हार्डनेस भी इंक्रीज होता है इससे। जैसा टेंसाइल स्ट्रेंथ मींस क्या, पूरे बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो गई, पूरे मटेरियल का। बस हार्डनेस मींस सरफेस प्रॉपर्टीज, अगर पूरे मटेरियल का इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियस बात है वो सरफेस प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज हो जाए होगी। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ और हार्डनेस दोनों इंक्रीज होगी। और ये जो फास्फोरस यूज होता है वो कोरोजन रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करता है। फास्फोरस एक्ट एज कोरोजन रेजिस्टेंस एजेंट, तो कोरोजन रेजिस्टेंस भी इससे इंक्रीज हो जाता है। अगर आप फास्फोरस को माइनर क्वांटिटी में ऐड करेंगे, माइनर क्वांटिटी में, तो ये भी सिंपली सल्फर और मैग्नीज की तरह, सल्फर और मैग्नीज की तरह मशीनेबिलिटी इंक्रीज कर देगा। जैसा कि मैंने बताया कि अगर वो डिसॉल्व हो रहा है तो ऑब्वियस बात है टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, बट टेंसाइल स्ट्रेंथ से मशीनेबिलिटी का कोई वो लेना देना नहीं, वो डिपेंड करता है उसकी डक्टिलिटी पे, उसके शियर स्ट्रेंथ पे। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ फास्फोरस ऐड करने पे आयरन की डिक्रीज हो जाती है, बट एक्सेस क्वांटिटी में अगर आप ऐड करेंगे, एक्सेस क्वांटिटी में, तो ये जो है वो क्या बनाएगा, आयरन फास्फाइड, Fe प्लस फास्फोरस होगा वो आयरन फास्फाइड बनाएगा, जो कि क्या होगा, वो ग्रेन बाउंड्रीज पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा। और ऐसा जो स्टील होता है वो कोल्ड क्रैकिंग टेंडेंसी इंड्यूस करता है, कोल्ड क्रैकिंग टेंडेंसी मीन्स अगर इस जहां पे फास्फोरस ऐड है, अगर उस टाइप के आप स्टील का कोल्ड क्रैकिंग कर रहे हैं, मीन्स लो टेम्परेचर पे उसमें वर्क कर रहे हैं, तो वो क्रैक्स जनरेट करेगा, तो इसी को बोलते हैं कोल्ड क्रैकिंग। फोर्थ है सिलिकॉन। सिलिकॉन को अगर आप आयरन में ऐड करेंगे तो ये भी डिसॉल्व हो जाता है, और अगर डिसॉल्व होगा तो क्या करेगा, ये स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देगा, टफनेस भी इंक्रीज कर देगा ये, तो इस केस में ये टफनेस भी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ प्लस टफनेस दोनों इंक्रीज हो रही है, बट यहाँ पे आप कई बार देखेंगे जहाँ पे स्ट्रेंथ और टफनेस दोनों इंक्रीज होती है तो वहाँ पे डक्टिलिटी में चेंजेस आ जाता है, बट इस केस में डक्टिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो डक्टिलिटी नो चेंज। तो ये खासियत है सिलिकॉन की, अगर आप सिलिकॉन ऐड कर रहे हैं तो डक्टिलिटी को चेंज नहीं करेगा। और ये टफनेस और स्ट्रेंथ अगर आप दोनों को एनालाइज करें तो ये दोनों मिला के रेजिलियंस बढ़ा देते हैं। और ये रेजिलियंस क्या है, बाय द डेफिनेशन आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, अगर मटेरियल इलास्टिक लिमिट के अंदर लोडेड है, लोडेड अंडर इलास्टिक लिमिट, एंड
अगर ये इलास्टिक लिमिट में लोडेड है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड अगर अनलोडेड, देन इफ अनलोडेड देन टोटल एनर्जी रिलीज्ड। मतलब जब ये लोडेड होगा इलास्टिक लिमिट के अंदर तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, और अनलोडेड होगा तो टोटल एनर्जी को वो रिलीज कर देगा और अपना इनिशियल सेफ गेन कर लेगा। ये रेजिलियंस का जो डेफिनेशन होता है यही होता है। और आप देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी किस में होती है, स्प्रिंग में होती है। मतलब अगर शॉक एब्जॉर्बिंग कोई भी मटेरियल है तो उसमें होता है कि आप उसको अगर कंप्रेस कर रहे हैं या एलोंगेट कर रहे हैं तो वो कंप्रेस एलोंगेट हो जाएगा, और बाकी अगर लोड हटाएंगे तो आप फिर से वो अपने शेप को रिगेन कर लेगा। तो अगर सिलिकॉन ऐड करेंगे तो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है। शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इंक्रीज, शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा तो वहां शॉक एब्जॉर्बर के रूप में यूज करते हैं ऐसे स्टील का, यूज्ड फॉर शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर की तरह यूज करेंगे। तो दूसरा कि जैसा आप इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसमें भी यही प्रॉपर्टी चाहिए, रिजिलियंस, कि जब आप उसको स्ट्रेच करें तो एनर्जी एब्जॉर्ब करे, बाकी वो जब छोड़ दें तो एनर्जी म्यूजिक के एक ध्वनि के रूप में रिलीज हो जाए। तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी यूज करते हैं सिलिकॉन अगर उसमें एडेड है, जैसे कि गिटार के जो वायर्स होते हैं और सितार के जो वायर्स होते हैं तो वहां पे यूज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा टंगस्टन, क्रोमियम एंड वेनेडियम। टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम एंड मोलिब्डेनम, ये जो सारे मटेरियल्स हैं ये बिलोंग करते हैं बीसीसी यूनिट सेल से। बीसीसी यूनिट सेल, और अगर बीसीसी यूनिट सेल वाले मटेरियल्स एलाइंग एलिमेंट के रूप में अगर यूज होते हैं तो ऑलरेडी वो हमेशा कार्बाइड फॉर्मेशन करते हैं, मोस्ट ऑफ द केस कार्बाइड फॉर्मिंग एलिमेंट होते हैं आयरन के साथ। और ये कार्बाइड फॉर्मिंग एलिमेंट हैं तो ये ऑलवेज इंक्रीज हार्डनेस, मींस अगर कोई भी एलिमेंट कार्बाइड फॉर्मेशन करता है वो हार्डनेस इंक्रीज कर देगा, और हार्डनेस इंक्रीज करेगा तो इट मींस वियर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम या मोलिब्डेनम यूज करेंगे अलाइंग एलिमेंट की तरह तो ये प्रॉपर्टी मतलब हार्डनेस और वियर रेजिस्टेंस तो इंक्रीज होगा ही होगा। क्योंकि ये हार्डनेस इंक्रीज कैसे कर रहा है, जो देखिए जो ये टंगस्टन है, क्रोमियम है, वेनेडियम है और मोलिब्डेनम है, ये क्या करते हैं, ग्रेन ग्रोथ को रोक देते हैं। जब ग्रेन ग्रोथ होता है इनको रोक देते हैं तो क्या होता है, इससे ग्रेन रिफाइनमेंट होता है। और ग्रेन रिफाइनमेंट्स का मतलब फाइन ग्रेन, फाइन ग्रेन जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो हार्डनेस उनमें ज्यादा होती है, तो अगर हार्डनेस ज्यादा होगी तो वियर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। और फाइन ग्रेन जो होते हैं वो स्ट्रेंथ भी उनकी हाई होती है, ओवरऑल स्ट्रेंथ वो भी हाई होती है फाइन ग्रेन्स वाले जो मटेरियल्स है। तो अब हम बारी बारी से देखेंगे कि टंगस्टन में क्या इफेक्ट पड़ेगा टंगस्टन से। अगर आप टंगस्टन एच कर यूज करते हैं लाइंग एलिमेंट की तरह तो ये क्या होगा कि टंगस्टन ऑलवेज इंक्रीज हॉट स्ट्रेंथ एंड हॉट हार्डनेस। हॉट हार्डनेस और हॉट स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, मीन्स अगर आप हाई टेम्परेचर पे ऐसे मटेरियल का यूज कर रहे हैं जिसमें कि टंगस्टन एडेड है, अगर टंगस्टन उसमें एडेड है, ऐसे मटेरियल का यूज कर रहे हैं आयरन का जो एलॉय है, तो उसमें जो हाई टेम्परेचर पे जो स्ट्रेंथ होगा मतलब विदाउट फेल्योर का वो ज्यादा होगा। मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पे टेम्परेचर हाई हो वहां पे अगर आपका मटेरियल यूज करना है तो उसमें टंगस्टन एडेड होगा। और हॉट हार्डनेस का मीन्स हाई टेम्परेचर पे जो वियर रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर्टी विदस्टैंड करेगा। हाई टेम्परेचर, हॉट, हॉट का मतलब हाई टेम्परेचर पे। दूसरा है क्रोमियम, आप लोग सभी लोग जानते हैं क्रोमियम यूज एक्ट करता है कोरोजन रेजिस्टेंस की तरह।
कोरोजन रेजिस्टेंस रिएजेंट होता है। जैसा कि आपको पता है कि स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम होता है, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम प्लस आयरन प्लस निकेल, जिसको बोलते हैं फेकर्नी या फेगर, आयरन क्रोमियम और निकेल, इस तरीके से बोले तो आपका ये शॉर्टकट है। फेकर्नी क्या होता है? स्टेनलेस स्टील। तो क्रोमियम का बस यही है, ये कोरोजन रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है वेनेडियम। वेनेडियम जो है वो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। विल इंक्रीज। अभी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ क्या होता है कि अगर लोड फ्लक्चुएटिंग नेचर का है और वहां से जो उसकी स्ट्रेंथ हम डिफाइन करते हैं तो वो बोला जाता है एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। ओके, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो फ्लक्चुएटिंग लोड के अंडर एक्ट कर रहा है तो उसमें, वो आयरन का है तो उसमें वेनेडियम मिक्स होगा, तो जिससे उसकी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज रहे, हाई फ्लक्चुएशन पे भी वो विथस्टैंड कर सके प्रॉपर्ली। और फोर्थ है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम यूज होता है क्रीप रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए। विल इंक्रीज। क्रीप रेजिस्टेंस इंक्रीज होने का क्या सेंस है कि मतलब अगर कोई भी जैसे टरबाइन का ब्लेड होता है, टरबाइन ब्लेड्स वो कांस्टेंट लोड पे एक्ट करते हैं। कांस्टेंट लोड क्या होता है? वो सेंट्रीफ्यूगल लोड होता है उस पे, कांस्टेंट सेंट्रीफ्यूगल लोड पे वर्क करता है। अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट लोड पे फॉर अ लॉन्ग टाइम है तो जो होता है उसका जो लेंथ होता है, साइज होता है, वो इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाएगा। अगर कंप्रेसिव लोड है तो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? टेंसाइल टाइप नेचर का सेंट्रीफ्यूगल लोड एक्ट करता है, तो जिससे जो ब्लेड का साइज है वो इंक्रीज कर जाता है। बट अगर आप मोलिब्डेनम यूज करेंगे तो ये साइज जो है वो अप्रोक्सीमेट क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर साइज इंक्रीज कर जाएगा तो जो टरबाइन की केसिंग है उससे जाके टकरा जाएगा, तो जो ब्लेड्स हैं वो टूट जाएंगे। तो दैट्स वाई अगर मोलिब्डेनम आप यूज करते हैं तो वो क्रीप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है। और नेक्स्ट है हमारा 7 बोरान। देखिए बोरान जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं पीएसयू में, अगर आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो ये बोरान जो होता है वो क्या करता है? हार्डनेस इंक्रीज करता है। अगर हार्डनेस इंक्रीज होगा तो क्या होगा? वियर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। वियर रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि ये हाई सरफेस प्रॉपर्टी, हाई सरफेस प्रॉपर्टी इनहांस करेगा। और इसका सेकंड कई बार यूज करते हैं कोरोजन रेजिस्टेंस की तरह, रेजिस्टेंस रिएजेंट। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वियर स्ट्रेंथ वाला जो पार्ट है बोरान से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है अगर आयरन में अगर आप ऐड करेंगे, अगर आयरन में ऐड करते हैं तो ये एक तरीके से डीऑक्सीडाइजर की तरह एक्ट करता है। अगर ये डीऑक्सीडाइजर की तरह एक्ट करेगा तो क्या होगा? जो आयरन में ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज नहीं कर पाएगा। सो दैट्स वाई एल्युमिनियम को यूज करते हैं आयरन में। ये क्या करता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देता है, Al2O3। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो Al2O3 बना लेगा, जो कि ब्रिटल कंपाउंड होता है एक। तो आप यहां से देख सकते हैं कि ब्रिटलनेस इससे इंक्रीज कर जाती है। ये ब्रिटलनेस होगा। और ये Al2O3 का और एक प्रॉपर्टी होता है, ये ग्रेन रिफाइनमेंट करता है। तो ये एल्युमिनियम का दो प्रॉपर्टी है, जो कि ग्रेन रिफाइनमेंट और ब्रिटल कंपाउंड। ऑब्वियसली अगर ब्रिटल है तो उसका ग्रेन जो होगा वो फाइन होगा, फाइन ग्रेन। ये ब्रिटल मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है फाइन ग्रेन्स।
तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि L2O3 होता है वो ब्रिटलनेस नेचर का होता है, तो L2O3 का एल्युमिनियम का जो वर्क होगा वो ग्रेन रिफाइनमेंट का होगा, जिससे फाइन ग्रेन्स फॉर्मेशन होगा। और हम ये जो नोट्स बना रहे हैं ये आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे लिंक में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कुछ नॉन फेरस एलॉय, नॉन फेरस एलॉय जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्टली ये क्वेश्चन सीधा यहीं से पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको बहुत कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना सफिशियंट होगा। आप यहाँ से पूरा डिटेल में देख सकते हैं। जैसे इस बार यूपी लेक्चरर के एग्जाम में करीब 3 क्वेश्चन नॉन फेरस एलॉय से था, जो कि जैसे गन मेटल, मर्ज मेटल और डिफरेंट टाइप के जो एल्युमिनियम और कॉपर के एलॉय होते हैं वो उनसे रिलेटेड है। तो चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा अगर कोई भी नॉन फेरस एलॉय है, अगर आप उसमें निकल ऐड करते हैं तो वो क्या करेगा, टफनेस इंक्रीज कर देगा, टफनेस इंक्रीज करेगा नॉन फेरस एलॉय के लिए। ठीक, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड है कि जो गन मेटल एलॉय होते हैं उनमें क्या कंपोजिशन होता है, गन मेटल एलॉय। जो गन मेटल एलॉय होते हैं इनमें होता है कॉपर, टीन एंड जिंक, जिसमें 88% कॉपर होता है, 10% टीन होता है और अप्रॉक्सीमेट 2% जिंक होता है। तो ये बस आपको डायरेक्टली कंपोजिशन का परसेंटेज उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनका कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो गन मेटल्स होते हैं वो उनका यूज कहाँ होता है, बियरिंग्स बनाने में, वॉल्व्स, प्लेट बनाने में। आप यहां समझ जाइएगा कि गन मेटल लिखा हुआ है तो इससे गन में इसका यूज करते हैं, तो इसका यूज बियरिंग में होता है और वॉल प्लेट में होता है। ये 2 एग्जांपल सफिशिएंट है। और थर्ड बोले तो जो टिटेनियम होता है, टिटेनियम, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो टिटेनियम होता है वो स्ट्रेंथ प्लस कोरोजन रेजिस्टेंस दोनों बढ़ाता है, स्ट्रेंथ प्लस कोरोजन रेजिस्टेंस। तो अगर टिटेनियम यूज करेंगे आप फेरस मटेरियल में तो वहां से क्या करेगा, ये स्ट्रेंथ तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, कोरोजन रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। और नेक्स्ट बोले तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो निकिल से प्लस आयरन। तो निकिल प्लस आयरन का जो एलॉय होता है अगर उसमें 36% निकिल अवेलेबल है तो उसको बोलते हैं इनवार। इनवार इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट अल्फा होता है वो 10:0 होता है। मतलब अगर हाई टेम्परेचर पे भी अगर ऐसे मटेरियल का आप यूज कर रहे हैं तो उसमें जो थर्मल एक्सपेंशन होगा वो बहुत ही लो होगा, मतलब न के बराबर होता है, अप्रोक्सीमेट 0 किया जाता है। तो इसमें कंपोजिशन होता है Fe प्लस निकिल 64% प्लस 36%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनवार। एंड नेक्स्ट है सेटेलाइट स्टील। सेटेलाइट स्टील इसमें ये होता है नाम स्टील है, बट आप यहां से मत जाइएगा कि इसमें स्टील का बहुत ही ज्यादा वेटेज होता है। इसका इसमें वेटेज होता है कोबाल्ट का सबसे हाई 42-50% प्लस क्रोमियम होता है इसमें 34% के अप्रोक्सीमेट, प्लस टंगस्टन होता है 14-90% एंड जो रेस्ट अमाउंट होता है कार्बन होता है अप्रोक्सीमेट 2%। तो ये इसका कॉम्पोजिशन है कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन। तो सैटेलाइट स्टील का जो नाम है सैटेलाइट स्टील, बट आप यहाँ समझ जाइए कि ये स्टील का एलॉय है। तो नेक्स्ट है वो है हमारा मोन्ज मेटल। मोन्ज मेटल जो होता है कॉपर और जिंक का एक एलॉय होता है, इसमें कंपोजिशन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कॉपर और जिंक जो होता है वो
ब्रास होता है, बट यहाँ पे कॉपर प्लस जिंक का जो परसेंटेज होता है इसमें कुछ चेंजेज होता है, तो उसको बोलते हैं मॉन्ज मेटल। क्या होता है, 60% कॉपर होता है और 40% अप्रोक्सीमेट जिंक होता है। ये एक टाइप का ब्रास ही होता है, ठीक है, बट इसका जो नाम होता है वो मॉन्ज मेटल के नाम से भी इसको जानते हैं, अगर 40 प्लस 60 का कॉम्पोजिशन है जिंक और कॉपर का। नेक्स्ट देखते हैं मोनिल मेटल। मोनिल मेटल क्या होता है, ये निकिल का एलॉय होता है, निकिल प्लस कॉपर। जो निकिल होता है अप्रोक्सीमेट 70% होता है और जो कॉपर होता है अप्रोक्सीमेट 30% होता है। तो ये जो मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ सारे करीब 15 से 20 एलॉय होंगे, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्टली पूछा जाता है कि मोनिल मेटल में कौन कौन सा कंपोजिशन होता है, तो ये होता है निकिल का एलॉय और कॉपर का, ठीक। तो नेक्स्ट है हमारा जो पिस्टन रिंग होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वो किसका बना होता है। तो जो पिस्टन रिंग होता है वो हमारा कास्ट आयरन का बना होता है, क्योंकि जो पिस्टन रिंग होता है उसमें वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसका जो फेल्योर हो वो सडन हो, क्योंकि अगर वो स्लो फेल्योर होगा, मीन्स थोड़ा कुछ टाइम में वियर एंड टियर हो उसके बाद फेल्योर हो, तो क्या होगा, वहां से जो गैस जो मिक्सचर होता है ऑयल और फ्यूल का जो पिस्टन सिलेंडर में, वो लीक कर सकता है, तो हम उसको डिटेक्ट तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि जाके देखते तो है नहीं, तो एक तरीके का पॉल्यूशन क्रिएट करेगा और लॉसेस भी होगा। तो दैट्स वाई वो कास्ट आयरन का बना होता है, वो अचानक सा सडन फेल्योर होता है, क्योंकि कास्ट आयरन का जो प्रॉपर्टी होता है वो ब्रिटलनेस होता है, तो दैट्स वाई ये कास्ट आयरन का बना हो जाता होता है। अब देखते हैं एल्युमिनियम का कुछ एलॉय। एल्युमिनियम एलॉयज, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरालुमिन, ड्यूरालुमिन एलॉय। इस ये होता है एल्युमिनियम का एलॉय, एल्युमिनियम प्लस कॉपर प्लस मैग्नीशियम। तो जो एल्युमिनियम होता है वो 94% होता है और कॉपर 4% होता है और जो मैग्नीज होता है वो 1% होता है, प्लस रेस्ट 1% जो होता है वो मैंगनीज होता है, रिमेन। देखिए ये मैग्नीशियम है और ये मैंगनीज है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइए। ये जो ड्यूरामिलिन एलॉय होता है वो वेरी हार्ड होता है, वेरी हार्ड प्लस ब्रिटल होता है, ठीक। नेक्स्ट होता है, एक क्वेश्चन पूछा गया है पीएसयू के एग्जाम में, एक्सट्रूजन नोजल। एक्सट्रूजन नोजल किस मटेरियल्स का बना होता है, ये होता है व्हाइट कास्ट आयरन का। तो व्हाइट कास्ट आयरन का बना होता है क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो हार्डनेस प्लस बिटरनेस की वजह से, क्योंकि नोजल से जो अगर कोई भी मटेरियल फ्लो करेगा, लेट्स एयर ही अगर फ्लो कर रहा है, एयर प्लस किसी भी कुछ इंक्लूजन का मिक्सचर अगर फ्लो कर रहा है, तो क्या करेगा, वो हाई वेलोसिटी वाले पॉइंट्स पे वियर एंड टियर हाई करेगा। सो दैट्स व्हाई हाई हार्डनेस और हाई बिटरनेस मटेरियल यूज होता है कास्ट आयरन, क्योंकि इसकी लाइफ जो होती है वो ज्यादा होती है। एंड नेक्स्ट वन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेबिट मटेरियल। बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है बेबिट मटेरियल्स। अभी इस बार यूपी पीएससी जो लेक्चरर है उसके एग्जाम में भी आया था और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। इसमें क्या होता है, जो बेबिट मटेरियल होता है इसके दो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन होते हैं। एक होता है जो कि टीन बेस्ड होता है और एक होता है लेड बेस्ड। तो हम फर्स्ट देखते हैं टीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली यही हमेशा यूज होता है और पूछा जाता है, और लेड बेस्ड वाला बहुत ही कम यूज होता है। तो टीन बेस्ड वाले में 90% टीन प्लस कॉपर होता है 5% प्लस सॉरी लेड सॉरी एंटीमनी होता है एस बी अप्रोक्सीमेट 5%। और जो नेक्स्ट दूसरा होता है वो ये होता है कि इसमें लेड होता है, जो प्राइमरी जो इंपॉर्टेंट होता है उसका परसेंटेज होता है अप्रोक्सीमेट 84%, प्लस जो ये कॉपर होता है उसी के प्लेस पे ये लेड आता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये तीन तो रहेगा ही रहेगा, एसएन रहेगा अप्रोक्सीमेट 6% और एंटीमनी एस बी रहेगा अप्रोक्सीमेट 10%। तो जो होता है ये कॉपर को रिप्लेस करके अगर उसमें लेड यूज कर लेते हैं तो वो लेड बेस्ड होता हो जाता है बेबिट मटेरियल, और अगर टीन है तो वो टीन मेजर पोर्शन होगा 90%, जो कि इस बार आया था। उसमें क्या दिया था क्वेश्चन में, वो कॉपर को ने रिप्लेस करके वो एसएन को रिप्लेस कर दिया था, मींस वो ऑप्शन में दिया था पीबी कॉपर एंड एंटीमनी। ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि इसका कंपोजिशन होता है पीबी प्लस एसएन प्लस एसपी, मींस लेड टीन और एंटीमनी।
अब हम देखते हैं कॉपर के एलॉय कुछ जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं लोगों में। कॉपर एलॉय वन है जो कि बहुत ही फेमस, ब्रास। सेकेंड वन ब्रॉन्ज। लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन किस कंपोजिशन में, ब्रास के कंपोजिशन में क्या होगा, ब्रॉन्ज के कंपोजिशन में, दोनों को सफल कर देते हैं। तो इसमें होता है कॉपर प्लस जिंक। देखा जाए आप देख लेना ब्रास तो एस, टीन का जो एस एन होता है वो टीन एस होता है, तो इसमें एस नहीं आएगा, इसमें कॉपर प्लस जिंक होता है। और जो ब्रॉन्ज होता है इसमें कॉपर प्लस टीन, क्योंकि आप देख रहे हैं जेड, जेड से जिंक, बट जेड जेड एन नहीं आएगा, यहाँ पे टीन आएगा। तो ये है ब्रास। ठीक, तो इसमें जो ब्रास होता है उसका जो परसेंटेज होता है वो 70+30 का होता है। और जो ब्रॉन्ज होता है इसमें जो परसेंटेज होता है, कॉपर होता है वो 75% प्लस 25 to 20% एसएन होता है। तो ये आपसे, आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे ब्रास है तो यहाँ पे जिंक यूज होगा, एसएन नहीं होगा। कॉपर प्लस जिंक के कंपोजिशन को बोलते हैं ब्रास, और कॉपर प्लस टीन को बोलते हैं जिंक। जो यहाँ पे नेम में जो आ रहा है वो यहाँ पे नहीं होगा कंपोजिशन में। सो नेक्स्ट देखते हैं व्हाइट मेटल। जैसा अभी आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया, जो ये बेबिट मटेरियल होता है वो यूज होता है हमारे बियरिंग्स बनाने में। जो हमारे बाल बियरिंग्स होते हैं, जो जनरल बियरिंग्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो बियरिंग्स होते हैं, उसमें यूज होता है बेबिट मटेरियल्स का। नेक्स्ट वन देखते हैं व्हाइट मेटल। व्हाइट मेटल, तो इसका व्हाइट मेटल इसलिए नाम है क्योंकि ये दिखने में व्हाइट कलर का होता है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड व्हाइट मेटल। ये होता है लेड प्लस टीन, एसएन का कंपोजिशन होता है इसमें। ठीक, तो ये इसका यूज करते हैं सोल्डरिंग वायर में। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को हम सोल्डरिंग करते हैं उसमें जो फिलर मटेरियल यूज होता है वो होता है व्हाइट मेटल्स। जैसा कि आप लोग देखेंगे उसका कलर जो होता है वो सिल्वरी, थोड़ा व्हाइट कलर का होता है, तो उसमें टीन, लेड और टीन का कंपोजिशन होता है। नेक्स्ट वन है वाई एलॉय। जो वाई एलॉय है ये एल्युमिनियम का एक एलॉय है। वाई इसलिए है क्योंकि इसका जो कलर होता है सम येलोइश कलर होता है। इसमें होता है एल्युमिनियम प्लस कॉपर प्लस निकल। जो ये एल्युमिनियम होता है वो अप्रोक्सीमेट 92% होता है, और जो कॉपर होगा वो 4% होगा, और निकल 2%। और एक लास्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन पूछा गया था लेक्चरर में, जर्मन सिल्वर। देखिए कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग इसके नाम से, क्योंकि जर्मन सिल्वर है तो इसमें सिल्वर होगा, नहीं, इसका कंपोजिशन कुछ अलग होता है। ये कॉपर का ये एलॉय होता है, कॉपर प्लस जिंक मेजर पोर्शन होते हैं, प्लस निकल भी उसमें ऐड होता है, लेकिन बेसिकली ये कॉपर का एलॉय होता है जिसमें 50% कॉपर होता है, और जो जिंक होता है वो 30% होता है। सॉरी, निकल जो होता है वो 30% होता है, और जिंक जो होता है वो 19% होता है। आप देख सकते हैं कि इसमें सिल्वर कहीं पे भी नहीं है, इसमें ये है कॉपर, जिंक और निकल, जर्मन सिल्वर। ठीक, सो ये मटेरियल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल कंपोजिशन थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि हमने डिटेल में डिस्कस किया लगभग, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी इतने ही पार्ट से आता है मोस्टली। अगर आप इतने इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप 100% मैं कह सकता हूँ कि आप अगर 5 क्वेश्चन आ रहा है तो आप 3 से 4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली कर लेंगे। मे बी अगर कई बार हो सकता है कि पूरा इसी से ही हो, क्योंकि इससे आउट जाना बहुत ही कम चांस है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो एलाय है मैंने डिस्कस कर लिया है। सो थैंक यू, और ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी बेनिफिट होगा। सो थैंक यू।